सार्थक अंकों से संबंधित गणनाएं जो रह गई थी उनको देखेंगे। और उसके बाद में मात्रक और विमीय विश्लेषण, यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, उनका एक टॉपिक है, उसको देखेंगे। चलो तो पहले जो टेम्परेचर है उसके 3 पैमाने हैं अपने। एक तो केल्विन दे रखा है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, इनके क्या क्या रिलेशनशिप हैं और क्या क्या इनकी रेंज है, इन सबको अपन समझेंगे, देखेंगे और डायग्रामेटिक तरीके से भी देखेंगे। इनको टॉपिक वाइज और लाइन वाइज लिख लेते हैं अभी। ताप, ये टेम्परेचर का अपना टॉपिक था। तो जो डिग्री सेल्सियस जो पैमाना होता है अपना, उसकी रेंज जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में डिग्री फ़ारेनहाइट की 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और जो केल्विन पैमाना होता है उसकी 273 से 373 तक। तो इनका जो जल के हिमांक और जल का क्वथनांक, यानी हिमांक यानी जल का जमे रहना 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो केल्विन में जल का हिमांक कितना होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा वो देखेंगे। इसके बाद में जो मतलब जल के हिमांक के बाद में कक्ष का ताप या रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो माना जाता है उसको देखेंगे केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में। और उसके बाद में जो मानव शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको भी केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में डायग्रामेटिक समझेंगे। और क्या इनमें डिग्री फ़ारेनहाइट क्या और डिग्री सेल्सियस का क्या रिलेशनशिप होता है वो देखेंगे। डिग्री सेल्सियस और केल्विन का और डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशनशिप किसके साथ, डिग्री सेल्सियस के साथ देखेंगे। शॉर्ट में अपन ये बोल दे तो। और जो फिर जल का क्वथनांक आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो अपना केल्विन में कितना होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है वो देखेंगे। तो भी लिखें। ताप के 3 मात्रक, ताप के 3 मात्रक होते हैं। ताप के 3 मात्रक होते हैं। पहला कौन सा होता है, डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं, एक नंबर है ये डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस के बाद में दूसरा जो है अपना वो डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको ऐसे लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उसके बाद में तीसरा जो है वो केल्विन, कैसे दर्शाते हैं उसको, केल्विन पैमाना। अब जो डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है, इनमें से जो केल्विन जो होता है वो मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है। तो केल्विन केल्विन ऐसा ही मात्रक है। केल्विन ऐसा ही मात्रक हो गया। इसके बाद में डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन जो ताप के 3 पैमाने हैं, इनके अपन रेंज लिख लेते हैं। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद में डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो अपना कहाँ से कहाँ तक होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और जो केल्विन पैमाना होता है वो 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। 373
केल्विन तक। एक लाइन और लिख लेते हैं अपनी। सामान्यतया सामान्यतया डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस जल के हिमांक, जल के हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से जल के क्वथनांक, जल के क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। इसके बाद में अपन लिख लेते हैं केवल डिग्री सेल्सियस का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यानी ऋणात्मक मान, ताप का ऋणात्मक मान, ताप का ऋणात्मक मान केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान, केवल डिग्री सेंटीग्रेड का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे मतलब ऋणात्मक मान, ताप का ऋणात्मक मान डिग्री सेल्सियस पैमाने पर संभव है। डिग्री सेल्सियस पैमाने पर संभव है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि केवल डिग्री सेल्सियस पैमाने पर ही ताप का ऋणात्मक मान संभव है, क्योंकि इसमें ही लास्ट जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 के बाद में क्या आ जाएगा -1, तो ये -1 मतलब ताप का ऋणात्मक मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएंगे तो -1, -1 जो आ जाएगा वो क्या है ताप का ऋणात्मक मान। तो डिग्री सेल्सियस पैमाने पर ही अपना क्या संभव है ताप का ऋणात्मक मान संभव है। डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं होगा, क्योंकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आ जाएगा तो 31 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, और 273 से नीचे आ जाएंगे तो वो क्या आएगा केल्विन 271, 73, 72 जो भी है वो आएगा। मतलब डिग्री सेल्सियस पैमाने पर ही ताप का ऋणात्मक मान संभव है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में नहीं है। क्योंकि डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने पर यदि अपन जो न्यूनतम ताप अपने को दिया हुआ है इन पैमानों में उनसे नीचे आते हैं तो वैल्यू संभव है, नेगेटिव में नहीं जाएगी। लेकिन इसमें जो डिग्री सेल्सियस अपने को पैमाना दिया हुआ है इसमें अगर अपन नीचे आते हैं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो क्या आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसलिए ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि जो डिग्री सेल्सियस पैमाना है उसमें तो नेगेटिव वैल्यू संभव है, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन में ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट इसी टॉपिक में जो अपने 2-3 डायग्रामेटिक समझा रखा है एनसीईआरटी के अंदर, तीनों पैमानों के जो चित्र देखे, जो 3-4 टेम्परेचर दे रखे हैं उनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देखने की चीज़ है। और जो डिग्री सेल्सियस का जो रिलेशनशिप दे रखा है डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के साथ वो देख लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध
डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध, इसमें आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर यहाँ पे रखेंगे तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में चला जाएगा। और यदि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो जो डिग्री फ़ारेनहाइट में अपने को टेम्परेचर दिया हुआ है वो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ जाएगा +32। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, मतलब डिग्री सेल्सियस का अपने को टेम्परेचर दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो वो किस में आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। और यही अपने को बता रखा है, दिया हुआ है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। अब डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर 25 +32 अपने को दिया हुआ है, तो इसमें से ये कट जाएगा 5, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा +32 इज इक्वल टू 77। अब दूसरा जो संबंध अपने को दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, ये तो पहला संबंध। दूसरा अपना जो है वो डिग्री सेल्सियस व केल्विन के मध्य संबंध, डिग्री सेल्सियस व केल्विन के मध्य संबंध। तो डिग्री सेल्सियस वाला क्या आ जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में अगर बदलना है तो उसमें 273 जोड़ देंगे, किस में, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। जैसे एग्जांपल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो केल्विन में अपने को बदलना है। तो केल्विन में जब बदलेंगे तो ये फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे, 273 किस में जोड़ना है अपने को, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये जो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है वो अपन यहाँ रख देंगे और जो केल्विन में लानी है उसके लिए, तो ये आ जाएगा 89289 केल्विन में टेम्परेचर आ गया और ये डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ गया। तो इस प्रकार से इनको जो रिलेशनशिप है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का वो तो यह है, जिसको अपने को ध्यान में रखना है, जिसके द्वारा अपन डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रिलेशनशिप है वो यह है अपना, जिसमें अपन डिग्री सेल्सियस और केल्विन को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, यानी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों रिलेशन ध्यान रखने हैं। अब ये टेम्परेचर वाला अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो दूसरा जो है अपना वो राउंडिंग ऑफ करने वाला जो सार्थक अंकों से संबंधित जो अपना टॉपिक रह गया था छोटा सा एक, वो देखते हैं अपन। इसके बाद में जो टॉपिक है अपना वो यूनिट और डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक है। तो सार्थक अंकों से संबंधित सार्थक अंकों से संबंधित गणनाएं, सार्थक अंकों से संबंधित गणनाएं। इसमें पहला जो नियम अपन ने देखा था वो जोड़ और बाकी के लिए देखा था। तो जोड़ और बाकी में जो अपन ने देखा था उसमें क्या देखा था कि जो भी दशमलव वाला न्यूनतम अंक होगा, दशमलव के बाद में जो न्यूनतम अंक होगा जुड़ने वाली राशियों में से किसी भी एक में, तो उतना ही दशमलव के बाद अंक किस में आ जाएगा, रिजल्ट में अपने को लेना है, चाहे वो कैसे भी राउंडिंग ऑफ करके ले या वैसे आ जाए तो ठीक है। तो देखते हैं एक बार जोड़ और बाकी के लिए, ये अपन ने कर लिया था लेकिन फिर भी देख लेते हैं जोड़ व बाकी है। एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट
जोड़ वाला 3.21, इसको लेते हैं 4.1, 2.22, इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा। दशमलव के बाद में न्यूनतम अंक किस में है, कौन सी राशि में है, इस राशि में कितना है, दशमलव के बाद वो एक अंक है, तो दशमलव के बाद केवल एक अंक, दशमलव के बाद केवल एक अंक, इसको जोड़ते हैं 3, 5 और 9.53। लेकिन अपने को कितना लेना है, दशमलव के बाद में केवल एक अंक। ये नियम है कि दशमलव के बाद इसमें न्यूनतम, जिसमें भी न्यूनतम अंक होगा उतना ही अपन लेंगे। तो इसमें एक न्यूनतम अंक एक है, तो इनमें से इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इधर जाएगा तो कुछ नहीं जुड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 9.5। फाइनल आंसर 9.5। जो एग्जाम्पल है अपन बाकी का लेके देख लेते हैं। सेकंड वाला 7.55, इसमें से अपने को घटाना है क्या, 2.1, ये माइनस करना है। तो न्यूनतम सार्थक अंक इसमें है, कितना है, दशमलव के बाद केवल एक अंक, सार्थक अंक नहीं देखना इसमें, दशमलव के बाद में अंक देखना है। दशमलव के बाद केवल एक अंक, तो रिजल्ट में भी दशमलव के बाद एक ही अंक आना चाहिए। ये आ गया 5, ये आ जाएगा कितना 4, और ये आ जाएगा 7.25। अब अपने को जो पिछले राउंड ऑफ करने के जो नियम है वो अपने को ध्यान होना चाहिए, तभी अपन दशमलव के बाद में एक अंक कर पाएंगे। तो हटने वाली संख्या यदि 5 हो तो इससे पीछे वाला देखते हैं, पीछे वाला यदि सम हो या विषम हो। सम है तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, और यदि विषम है तो एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर आ जाएगा 5.4, फाइनल आंसर। यहाँ तक अपन ने कर लिया था। इसके बाद में जो दो नियम है, दूसरा नियम है वो किसके लिए है, अपना गुणा एवं भाग के लिए। जो दूसरा नियम है गुणा एवं भाग के लिए, उसमें अपने को बताया हुआ है कि जो गुणा एवं भाग जो अपन करते हैं उसमें से जो न्यूनतम सार्थक अंक है, न्यूनतम सार्थक अंक जिस भी किसी एक राशि में है, गुणा एवं भाग जिनका कर रहे हैं, तो उतने ही सार्थक अंक किसमें होने चाहिए, रिजल्ट में होने चाहिए। तो ये अपन अभी लिखते हैं एग्जाम्पल और उसको समझते हैं। तो गुणा एवं भाग, गुणा एवं भाग, गुणा एवं भाग। पहले लेते हैं अपन गुणा वाला एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल ले लिया 4.2211 इंटू 0.011, तो इसमें सार्थक अंक, इसमें तो है सार्थक अंक 5, इसमें सार्थक अंक है 2। ये अपने सार्थक अंकों के नियम पढ़े हुए हैं, उसी के अनुसार होंगे। तो इसमें से इसको यदि गुणा करते हैं तो अपन 0.024 इसको गुणा करके देख लेते हैं। 42211 42211 1 2 3 4 4, यहाँ पे अपन 2 ले लेते हैं तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो अपन 2 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 2। तो इसमें गुणा करने पे आ रहा है 2432। अब अपने को जो आंसर देखना है उसमें सार्थक अंक मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, क्योंकि गुणा एवं भाग का जो अपने नियम लिखा है या देखा है तो उसमें कितना हो जाएगा, ये पॉइंट थोड़ा दिखना चाहिए।
उसमें किसी भी जिस भी राशि में जिनका गुणा एवं भाग अपन कर रहे हैं उसमें से जिस भी राशि में न्यूनतम सार्थक अंक होंगे, न्यूनतम सार्थक अंक कौन सी में, इसमें तो 5 है, इसमें 2 हैं, तो इसमें 2 हैं, तो इतने ही सार्थक अंक किस में होने चाहिए, रिजल्ट में होने चाहिए। तो इनको 2 सार्थक अंक बनाना है अपने को। तो 2 सार्थक अंक कितने कैसे हो जाएंगे, इसको राउंड ऑफ करते हैं अपन इधर, इसको इधर क्या आ जाएगा 0.024, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे लिख देता हूँ सार्थक 2, जिससे कि याद रह जाए कि न्यूनतम सार्थक अंक वाली राशि के अनुसार ही रिजल्ट में सार्थक अंक होने चाहिए। इसके बाद में गुणा के बाद में अपन देखते हैं एग्जाम्पल भाग का। भाग का यदि एग्जाम्पल देखें तो इसमें अपन जैसे देखें 4.2211, इसमें ये देखें 3.76, तो इसमें अपन भाग देते हैं तो अपना आता है, इसमें आप करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट करके देखा हुआ है। इसमें 1.22632 ऐसे कुछ आएगा। तो इसको भी सार्थक अंक इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं, ये अपने को नियम सीखना है, मेन मोटो ये है अपना यहाँ पे। तो सार्थक यहाँ पे हैं कितने 5, यहाँ पे सार्थक हैं कितने 3, तो इसमें भी सार्थक कितने होने चाहिए, रिजल्ट में भी 3। तो इनको राउंड ऑफ करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 1.23 मेन चीज़ आपको यहाँ पे नियम पे ध्यान देनी है। ये गुणा भाग वाली जो राशियाँ हैं इनको आप दोबारा करके देख लेना अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो, लेकिन अपन इसको राउंड ऑफ करके कितने अंकों में ले आएंगे, 3 अंकों में। यहाँ पे सार्थक कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि न्यूनतम सार्थक अंक इस राशि में, अगर इस राशि में 2 ही सार्थक अंक होते तो अपन यहाँ पे सार्थक अंक 2 लेते। इस राशि में यदि सार्थक अंक 1 ही होता और यहाँ पे 2 होते तो यहाँ पे अपन रिजल्ट में सार्थक अंक 1 लेते। तो ये अपना सार्थक अंक कुछ जोड़ एवं बाकी वाला पहले हो चुका था। इसके बाद में जो गुणा एवं भाग वाला बचा हुआ था ये अपने दोनों एग्जाम्पल देख लिए हैं। और ये नियम इस प्रकार से है कि न्यूनतम सार्थक अंक जिस भी किसी एक राशि में होंगे उतने ही सार्थक अंक इस रिजल्ट में रखे जाएंगे। उनको कैसे भी अपन लाए, जैसे राउंड ऑफ करने के जो नियम अपन ने पढ़ रखे हैं उनको राउंड ऑफ करके कितना कर लेंगे, न्यूनतम अंक सार्थक अंक वाली राशि के अनुसार उसमें सार्थक अंक बना लेंगे, किसमें, रिजल्ट में। तो ये गुणा एवं भाग का नियम हो गया। इसके बाद में यूनिट एंड डायमेंशनल जो एनालिसिस है उसका एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें यूनिट कन्वर्जन अपने को सीखना है। तो वो आगे से आगे आते जाएंगे जैसे जैसे अपने चलेंगे, जो भी आगे कैलकुलेशन अपने आएंगी किसी भी न्यूमेरिकल में उसके अनुसार। लेकिन यहाँ पे जो अपने को छोटा मोटा नॉलेज है कैसे उनको करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस में यूनिट कन्वर्जन देखेंगे अपन, उनको एग्जांपल के माध्यम से ही देख लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मात्रक एवं विमीय विश्लेषण, मात्रक एवं विमीय विश्लेषण। इंग्लिश में तो लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें अपन पहला एग्जांपल जैसे देखें 0.22 एंगस्ट्रॉम अपने को दे रखा है, इसको पिकोमीटर में बदलना है, पिकोमीटर में बदलो। तो पिकोमीटर में अपन कैसे बदलेंगे वो देखेंगे। पहले 0.22 एंगस्ट्रॉम जो अपने को दे रखा है इसको पहले किस में लेके जाएंगे, मीटर में, क्योंकि मीटर जो है अपने जो
एक सरल राशि है जो अपने ध्यान में रहती है उसको मीटर में लेके जाएंगे, फिर मीटर और पिकोमीटर का क्या रिलेशन होता है उसको उसके अनुसार इसको पिकोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले 0 पॉइंट यानी एंगस्ट्रॉम और मीटर का क्या रिलेशन होता है वो लिख लेते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो यूनिट फैक्टर मेथड जो अपन देख रहे हैं सीख रहे हैं वो आप ऐसे ही आगे भी ध्यान में रखना, जैसे मैं अभी सिखा रहा हूँ। इस राशि को इधर लेके आते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम, ये दोनों बराबर हैं तो 10⁻10 मीटर। तो इधर कितना बच जाएगा 1, क्योंकि जो भी दो राशियाँ कभी भी दो राशियाँ होती हैं, जैसे 5 और 5 बराबर हैं तो एक ही बचेगा, तो इसमें इसका भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। इस प्रकार से ये यूनिट फैक्टर मेथड जो होता है वो अपने को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार इसको इधर ले जाएं 10⁻10 मीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया। इसमें इसका भाग दिया तो ये आ जाएगा, या इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब जो 0.22 एंगस्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है एंगस्ट्रॉन है, इसको किस में चेंज करना है अपने को मीटर में चेंज करना है, यानी एंगस्ट्रॉन को हटाना है तो ये नीचे आना चाहिए। तो इसमें इस राशि से गुणा कर देंगे, यानी 1 से ही तो गुणा कर रहे हैं इस राशि को, तो ये एंगस्ट्रॉन इससे कट जाएगा और ये मीटर में चेंज हो जाएगी। देखिए 0.22 इंटू 1 से गुणा कर रहे हैं, मतलब ये एंगस्ट्रॉन है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉन, इससे गुणा कर रहे हैं किसको 10⁻10 मीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कट गया, तो ये जो मीटर में आया 0.22 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, 0.22 इंटू 10⁻10 मीटर। अब इस मीटर को पिकोमीटर में चेंज करेंगे तो सबसे पहले अपने को पिकोमीटर का रिलेशन देखना है। तो एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर अपॉन 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू 1, या ऐसे लिख दें 10⁻12 मीटर अपॉन 1 पिकोमीटर। ठीक है, यूनिट फैक्टर मेथड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर से अपने को क्या हटाना है, मीटर हटाना है, और पिकोमीटर में तो अपने को बदलना है, तो मीटर नीचे आना चाहिए। तो ये काम में लेंगे अपन, यहाँ पे 0.22 इंटू 10⁻10 ये आ गया मीटर। हटाना किसको है, मीटर को, तो मीटर नीचे होना चाहिए। तो 1 पिकोमीटर अपॉन 10⁻12 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, इससे ये, तो यहाँ बच जाएगा 10⁻2, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 0.22 इंटू 10⁻2 इसमें पिको मीटर में, ये पिको मीटर में अपने पास आ गया। पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना, दिख रहा नहीं है। तो ये जो इसको कैसे लिख देंगे 22 पिको मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य जो कैलकुलेशन है वो और बता देता हूँ एक बार 2-3 एग्जाम्पल करके, इन सबको ध्यान में रखना है। दूसरा जो एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, इसमें जैसे 4 लीटर को 4 लीटर आयतन का मात्रा है, इसको किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब ऐसा ही मात्रक है किसका, वॉल्यूम यानी आयतन का, तो इसमें चेंज करना है अपने को। 4 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, तो लीटर, और पहले लीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे और सेंटीमीटर को फिर किस में लेके जाएंगे, मीटर क्यूब में। तो लीटर और 1 लीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ये अपने पास लीटर और सेंटीमीटर का क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया। अब ये सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करेंगे अपन, मीटर क्यूब में रिलेशन देखेंगे। तो 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। अब वही इसको इधर लेके आते हैं, 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है अपने को, तो इनको भी क्यूब में चेंज कर लेंगे तो अपने पास रिलेशन में आसानी रहेगी। इनको देख लेते हैं, इधर क्यूब कर दिया, इसको भी क्यूब कर दिया, तो 1
चलो इसको दूसरी स्टेप ले लेते हैं, नहीं आगे आपके समझ में नहीं आएगा। वन मीटर क्यूब अपॉन 10⁻², का 10⁻² सेंटीमीटर का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अपन इस मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब का जो अपने पास रिलेशन आया है, इसमें से अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे 4 लीटर इज इक्वल टू, मतलब 4 लीटर की जगह अपन क्या रखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को तो अपने को क्या है, हटाना है। सेंटीमीटर क्यूब क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और मीटर क्यूब क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मीटर क्यूब में अपने को चेंज करना है, ये मीटर क्यूब में बदलना है लीटर को। तो यहाँ पे इसको यूनिट फैक्टर से गुणा कर देते हैं। 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 10 ये 10 इसको क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। 1000 का मतलब 10⁻3। तो ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻3 बच जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर यदि प्लस की घात है और नीचे भी प्लस की घात है तो वही कटेगी। ऊपर 10⁻−3 है, 10⁻+3 नीचे है तो वो नहीं कटेगी। सेम साइन होना चाहिए तभी ऊपर कटेगी, नहीं तो फिर उनको ऊपर ले जाके आप काट सकते हो। ये आना चाहिए आपको। 4 × 10⁻³ बच गया मीटर क्यूब। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया है। जैसे 6 या 3 फीट है, उसको 3 फीट को मीटर में बदलना है अपने को। बदलो। तो सबसे पहले फिट को किस में लेके जाएंगे, क्योंकि अपने पास जो रिलेशन आता है, इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। अपने पास जो रिलेशन है वो अपने को 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। यानी पहले फिट को इंच में लाएंगे, फिर इंच को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे, फिर सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अपन फिट को इंच में लेके आते हैं। तो जो फिट और इंच का रिलेशनशिप क्या होता है, एक तो ये रिलेशन ध्यान में रखना है। दूसरा रिलेशन 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेज, 12 इंच के बराबर होता है 1 फीट। ठीक है, तो 12 इंच 12 इंच का मतलब हो गया। फिर 3 फीट को इसमें चेंज करते हैं तो 3 फीट इज इक्वल टू 3 × 12 इज इक्वल टू 36 इंचेज। ये 36 इंच क्या हो गए, 3 फीट के बराबर हो गया। अब 36 इंच को अपन किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 इंच कितने के बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के। तो 36 इंच इज इक्वल टू 36 × 2.54 सेंटीमीटर। इंच की जगह क्या रख दिया अपन ने, 2.54 सेंटीमीटर। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना। ये पॉइंट है 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के, 36 × 2.54 सेंटीमीटर। अब जो है अपने पास सेंटीमीटर में आ गए। अब सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वही इसको इधर लेके आते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ पे अपने को सेंटीमीटर हटाना है, इसलिए सेंटीमीटर रहेगा नीचे और मीटर रहेगा ऊपर। यहाँ पे अपने को मीटर हटाना है, सेंटीमीटर हटाना है, सही है, और मीटर में लेके आना है। तो इसको ऊपर लेके आते हैं, इधर कर लेते हैं। जैसे 36 × 2.54 सेंटीमीटर अपॉन
अपॉन नहीं, इससे गुणा करेंगे किससे, 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर लेते हैं एक बार। 36 को 2.54 से। तो ये आ जाएगा अपने पास 9.44 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। तो रिजल्ट आ जाएगा 0.9144 मीटर। 3 फीट कितने के बराबर हो गया, 3 फीट इज इक्वल टू 0.9144 मीटर। ये रिलेशन कैसे निकाले जाते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड जो अपन ने देखा ये यहाँ पे यूज़ में लिया, जैसे अपन ने पिछले एग्जांपल्स में भी यूज़ में लिया। इस प्रकार से अपने को ये ध्यान में रखना है, आगे भी यूनिट कन्वर्जन आए तो अपने को ध्यान में रखना है। 3 फीट को मीटर में अपन ने बदल के देखा, ये तीसरा एग्जाम्पल था यूनिट कन्वर्जन का। तो मात्रक एमवी विश्लेषण अपने कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आ जाएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोग के जो नियम हैं वही एनसीईआरटी में अपने 4 नियम दिए हुए हैं, तो उनको अपन समझेंगे और बाकायदा लिखेंगे बढ़िया तरीके से। हाँ, जो एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे या आने वाले हैं रहेंगे उनको भी हम इम्पोर्टेंट लेके जैसे चलेंगे, तो वो अपन पेपर लेके देखेंगे। एक तो पेपर्स जो मैं आपको लिखा दूंगा वो आपको तैयार करना है, उनको याद करना है, और लास्ट में जब एग्ज़ाम आ जाएंगे तो उनको अपन मतलब फाइनल जो एक पेपर तैयार करेंगे बढ़िया वाला, उसमें से कुछ से जो क्वेश्चन अपने आने चाहिए वो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल वाला टॉपिक कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।